नो मैटर बहुत सी ग्राफिक स्टोरी सुना सुना कर मैंने आपको एक मैच्योर ऑडियंस तो बना दिया, बट आज की स्टोरी पर्सनली मेरे लिए भी इतनी ज़्यादा हैवी हार्टेड थी कि इसको लिखते टाइम और इसको सुनाते टाइम भी बीच में काफ़ी बार आंखों में पानी आया और आएगा भी। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी यही सब होने वाला है, बिकॉज अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में नर्क कैसा होता है, तो आप इस घर की फोटो जो अभी आपके सामने आ रहा है, इस घर की फोटो आप उनको दिखा सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल नर्क है इस दुनिया का। एंड दूसरा, आज की स्टोरी मेरी आप सब के लिए एक ट्रिगर वार्निंग कि अगर आप ग्राफिक चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिएगा, और अगर देख रहे हैं तो आप अपने साथ एक रुमाल जरूर रखिएगा, बिकॉज आंसू आपको भी आने वाले हैं, दिल आपका भी टूटने वाला है। ये स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनी थी। एंड दुख मुझे इस बात का है कि जिसने भी ये सब कुछ किया था ना, उनको जीते जी सज़ा नहीं मिल पाई। एंड उनके मरने के बाद पूरी दुनिया में नए कानून बनाए गए इन चीज़ों को सही से हैंडल करने के लिए। इसीलिए आज की वीडियो में मुझे कोई आपसे लाइक फाइक्स नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी मांगने का। आपका मन करे तो कर दीजिएगा, वरना मत करिएगा। लेकिन अपने सवाल आप नीचे जरूर लिख सकते हैं। आज भी 5 सवाल मैं उठाऊंगा एंड उनको लास्ट में रिप्लाई करूंगा। लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के नोवा स्कोशिया में जाना पड़ेगा, और टाइम था 1935 का। जून 1935 में ईवा नीवर्थ नाम की महिला अपने लिए क्लिनिक ढूंढ रही थी जहां वो अपने बेबी की डिलीवरी करवा सके। उसका बॉयफ्रेंड वॉल्टर, एक्चुअल में दोनों मैरिड नहीं थे, और ये 1935 का टाइम, उस टाइम पर अनमैरिड कपल का प्रेग्नेंट हो जाना इतना बड़ा टाबू हुआ करता था। हो हल्ला मच जाता था पूरे शहर में, पूरे इलाके में। जो भी कोई जानता था कि ये लड़की शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है, उसके परिवार की इज्जत खराब कर देना, लड़की की आगे कहीं शादी ना होना, ये बहुत बड़ा हो हल्ला माना जाता था। बट अब क्योंकि ईवा नीवर्थ वॉल्टर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, अब ये प्रेगनेंसी तो इन्होंने जैसे तैसे सीक्रेसी में टपा ली, लेकिन एक ना एक दिन तो उस बच्चे को बाहर आना ही है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे। ईवा और वॉल्टर दोनों ही मिलकर ये दोनों ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम इस बेबी को सीक्रेटली डिलीवर करवा सकें, इसकी कोई न्यूज बाहर ना आए और हमारी इज्जत बच जाए। सो उस टाइम पर सीक्रेट डिलीवरी करवाने के लिए कुछ खास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे ईवा के पास। ईवा ने अपने एंड पर बहुत ढूंढने की कोशिश करी एंड उसको एकमात्र ये आइडियल मैटरनिटी होम नाम का एक क्लिनिक मिला, जिसके बारे में उसने और रिसर्च करी एंड पता चला कि यहाँ सीक्रेटली बेबी डिलीवर किए जाते हैं एंड उसकी कोई न्यूज बाहर नहीं आती, कभी भी पहचान बाहर नहीं आती, सारा माल मामला सीक्रेट रखा जाता है। सो ईवा अकेले ही इस क्लिनिक के अंदर गई एंड यहाँ जाकर उसने इसके मालिकों से मुलाकात करी। इसके मालिक लायला और विलियम, इन दोनों ने ईवा का बहुत ही अच्छे से वेलकम किया कि हाँ हाँ हमारे पास आओ, हम तुम्हारा बेबी डिलीवर करेंगे, कोई भी न्यूज बाहर नहीं जाएगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ईवा बहुत ज्यादा खुश। सो ईवा जल्दी ही वहां एडमिट भी हो चुकी थी, बट अभी उसको 10 से 12 दिन लगने वाले थे बेबी डिलीवर होने में, बट उसको पहले ही एडमिट होना पड़ा क्योंकि उसके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैल चुका था। सो उस इन्फेक्शन का ही इलाज अब यहाँ पर पहले चलने वाला था। सो जैसे ही ईवा एडमिट हुई, अभी एक हफ्ता ही बीता था कि उसके शरीर के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये इन्फेक्शन बच्चे के अंदर ना फैल जाए इसलिए उन्होंने ईवा की बिफोर टाइम डिलीवरी करनी जरूरी समझी एंड जल्दी ही उसकी डिलीवरी कर भी दी गई। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ ये थी कि अंदर से ही बच्चा मरा हुआ बाहर निकला और ईवा खुद अंदर बहुत बुरे, बहुत गंदे इन्फेक्शन से जूझ रही थी। एंड अब क्योंकि विलियम और लैला दोनों को समझ आ चुका था कि बच्चा तो मर गया है एंड ये ईवा, इसके अभी कोई भरोसा नहीं है किस टाइम ये भी निकल ले, सो इसलिए इसके बॉयफ्रेंड वॉल्टर को हमें बताना पड़ेगा। सो इन दोनों ने जल्दी उसको लेटर लिख दिया कि तुम्हारा बच्चा तो मर चुका है एंड ईवा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सो वॉल्टर को जैसे ही पता लगा, उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जाकर ईवा से लास्ट टाइम मुलाकात करके आई जाए। एंड जैसे ही वॉल्टर इस क्लिनिक के अंदर पहुंचा एंड गया अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के पास, उसको वहां जाकर पता लगा कि ईवा पिछले 8 से 9 दिनों हो गए इन्फेक्शन से जूझ रही है एंड इन डॉक्टर्स ने एक भी उसको एंटीबायोटिक्स नहीं दी, एक भी दवाई नहीं दी, सिर्फ उसको खाने के नाम पर रूटीन खाना दिया जा रहा है हल्का, कोई भी दवाई नहीं दी। ये बात ईवा ने खुद वॉल्टर को बताई एंड वॉल्टर एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया कि अभी तक इसको कोई एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं दी गई। अगर एंटीबायोटिक्स टाइम से दी जाती तो बच्चा भी बच सकता था एंड ईवा की भी तबीयत जल्दी ठीक हो सकती थी। उसने तुरंत विलियम और लायला को बुलाया और उसे पूछा कि तुमने अभी तक एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं दी। अब आप सोच कर देखिए, ये एक पूरा क्लिनिक है, इसके अंदर बच्चे डिलीवर किए जाते हैं, उनकी केयर की जाती है, बट लायला और विलियम दोनों ने कहा कि एंटीबायोटिक्स, हमारे पास तो कोई एंटीबायोटिक्स है ही नहीं। एंड जैसे ये बात वॉल्टर ने सुनी, वो उनके ऊपर भड़क गया कि क्या बकवास कर रहे हो तुम इतना बड़ा क्लिनिक चला रहे हो, मैटरनिटी होम केयर चला रहे हो, तुम्हारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं है, डॉक्टर कौन है तुम्हारे में से। दोनों ने कहा कि हाँ जी बाबूजी, हम ही डॉक्टर हैं, बताओ क्या करना है। बट
ये डॉक्टर नाम के थे सिर्फ, इनके पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, इनको पता ही नहीं कि इस इन्फेक्शन का कैसे इलाज किया जाना है। एंड ये बात सुनकर विलियम और लैला दोनों बहुत ज्यादा भड़क गए कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, हमारे यहाँ पर सीक्रेटली बेबी डिलीवर किए जाते हैं, हम बाहर से किसी को अंदर नहीं बुला सकते, अगर ऐसे ही तुमको खबर फैलानी थी तो बाहर ही डिलीवरी करवा लेते, हमारे पास आने की क्या जरूरत थी, हम यहाँ डॉक्टर नहीं बुला सकते। अब दूसरा साइड वॉल्टर खड़ा, वो भी सोच रहे कि अब करे तो करे क्या, यहाँ तो दिक्कत है। तब इस लाइला ने अपनी जेब में रखी हुई एक डायरी सी निकाली एंड उसमें $25 का, 1935 की बात कर रहा हूं मैं, 1935 में $25 बहुत बड़ी बात होते थे। आज के टाइम में $25 मतलब 2500 रुपए। अब उस टाइम के 2500 रुपए आप सोच कर देखिए। तुरंत उसने उस डायरी के ऊपर एक $25 का बिल बनाकर दिया कि ये लो बिल, और ये बिल है तुम्हारे बच्चे को दफनाने का, उसका अंतिम संस्कार करने का, $25 लगेगा तुम्हें और जल्दी से बिल जमा करवाओ। सोच कर देखिए आप, यहाँ वॉल्टर सामने खड़ा है, उसकी गर्लफ्रेंड अभी मौत की कगार पर है, किसी भी टाइम वो मर सकती है एंड उसका बच्चा ऑलरेडी मर चुका है एंड उसके अंतिम संस्कार के लिए सामने खड़े हुए दो सो कॉल्ड डॉक्टर्स $25 का बिल दे रहे हैं ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। एट द एंड वॉल्टर ने अपनी जेब में से $25 निकाल कर दे दिए कि लो बच्चे का तो अंतिम संस्कार करो, एवा का देखते हैं हम कैसा कुछ कर सकते हैं, बाहर से कोई एंटीबायोटिक्स ला कर देता हूं मैं तुम्हें, बट बाहर से ऐसे एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ तो क्या दुकानों पर जाकर ले सकते हैं, वहां ऐसे नहीं है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मिलती ऐसे फार्मेसी की दुकानों पर। सो यहाँ वॉल्टर को भी बाहर कोई एंटीबायोटिक ऐसे नहीं मिली, इसलिए 2 दिन बीत जाने के बाद, सिर्फ 2 दिन बीते थे अभी, ईवा नीफोर्थ की भी मौत हो चुकी थी एंड अब उसका भी अलग से अंतिम संस्कार किया जाना था एंड उसके अलग से पैसे विलियम और लाइला दोनों ने मांगे वॉल्टर से कि लाओ पैसा दो, इसका भी अंतिम संस्कार करना है। सो अब ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है इस पूरे क्लिनिक की, ये एक स्टोरी थी, बट आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये विलियम और लाइला थे कौन। एंड यकीन मानिए इन दोनों के बारे में जानने के बाद आपका इस दुनिया से प्योरली, बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में विश्वास उठ जाएगा। सो सबसे पहले लाइला, इसका जन्म 1908 नोवा स्कोशिया में ही हुआ एंड जैसे इसकी स्टडीज पूरी हुई इसका सपना था कि ये खुद से एक टीचर बने एंड 26 साल की उम्र होते होते लाइला एक प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर बन भी चुकी थी, बट तभी इसकी जैसे नौकरी लगी थी उसी टाइम पर इसको 27 साल का ये विलियम पीच यंग मिला एंड ये विलियम पहले से ही एक केयर टेकर था, मतलब कि लोगों के घरों में जा जाकर जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे उनका ध्यान रखना, पूरा पूरा दिन उनकी सेवा करना, इस टाइप का इसका काम था, होम केयर टेकिंग का। तो जैसे ही लाइला से मिला इन दोनों को आपस में प्यार हो चुका था एंड 1927 के टाइम में इन दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ टाइम बाद से ही इन्होंने बच्चों की लाइन लगा दी एंड टोटल 5 बच्चे पैदा हुए। 1927 में इस विलियम पीच ने कायरोप्रैक्टर का कोर्स अलग से किया कि हाँ, कायरोप्रैक्टर आपको पता है ना, वो जो पकड़ के कभी हाथ खींच देते हैं वो कटक कटक अंदर से बसता है, कभी पीछे कमर के ऊपर वो दबाते हैं वो पीछे से कटक कटक बसता है, उसको कायरोप्रैक्टर कहते हैं। एंड ये 1927 वाला टाइम कायरोप्रैक्टर का ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया में इनको एक अजीब इंसान समझा जाता था। इनफैक्ट अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने तो इन कायरोप्रैक्टर्स को सिरे से इलीगल प्रोफेशन करार दे दिया। जो लोग कायरोप्रैक्टर बन चुके थे, नियरली 15,000 के आसपास कायरोप्रैक्टर उस टाइम पर पूरे अमेरिका में थे एंड ये 15,000 टोटली अंडरग्राउंड होकर लोगों से पूछते रहते कि क्या तेरी कमर का झटका निकाल दूं, हाथ का झटका निकाल दूं, पैर में दर्द हो रहा है, इतरा इतरा इतरा, ऐसे रगड़ रगड़ कर ये लोगों से पैसा कमा रहे थे बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर। इनका कोई भी काम प्रोफेशनल नहीं था, इसलिए अमेरिकन मेडिकल बोर्ड हमेशा ढूंढता रहता उस टाइम पर भी कि कोई कायरोप्रैक्टर अगर आपको दिखे तो आप हमें उसके बारे में बताएं, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। सो अपने इसी प्रोफेशन से परेशान होकर ही इस विलियम यंग ने अपनी पत्नी लाइला के साथ डिस्कस किया कि देखो यार, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं नीचे गुपचुप तरीके से काम कर करके, मुझे भी बाहर खुले में काम करना है, इसलिए क्यों ना हम एक कोई छोटा सा घर वगैरह ले लें। एंड इनफैक्ट इन्होंने एक 4 बेडरूम वाला बड़ा सारा कॉटेज ये खरीद भी लिया लोन पर एंड इस घर को उन्होंने केयर टेकिंग की तरह यूज किया, मतलब लोग यहाँ पर आने वाले थे, एडमिट होते एंड वो लोग उनका ध्यान रखते, होता है ना नर्सिंग होम टाइप, ये बिल्कुल वैसा ही था। इन्होंने अपने घर के बाहर लिख भी दिया वेयर सिक गेट वेल, मतलब कि जो बीमार वो अच्छे हो जाएंगे, ऐसे इन्होंने अपने घर की पंचलाइन रखी। बट इनका ये धंधा चल ही नहीं रहा, शायद हो सकता है उस टाइम पर लोगों ने बीमार पड़ना बंद कर दिया हो या फिर बड़े बूढ़े उस टाइम पर इनके घर में आना नहीं चाह रहे हो, ये लोग सारा दिन खाली बैठे रहते। बट इन दोनों ने अपने एंड के ऊपर रिसर्च किया एंड ये पाया कि इनका धंधा सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इस धंधे की डिमांड नहीं है, डिमांड है मैटरनिटी केयर की, मतलब गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखने की। एंड इस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इन लोगों ने तुरंत उसको पकड़ा। इनफैक्ट ये लोग स्पेशली उन महिलाओं तक अप्रोच करते जो अनमैरिड थी बट वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इनफैक्ट इन्होंने आसपास के मेडिकल स्टोर वालों से भी अपने लिंक बनाकर रखे कि कोई भी लड़की तुम्हारे पास आए जो दवाई मांग रही हो अबॉर्शन करने
करने की, तो उसको हमारा पता दे देना, हम उसकी सेवा कर देंगे। सो इसीलिए इनके बहुत अच्छे लिंक बन चुके थे उन महिलाओं के बीच में जो महिलाएं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती थी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होना उस टाइम पर भी बहुत बड़ा टाबू होता था, बहुत बड़ा हो हल्ला आसपास के इलाके में मच जाता कि हाँ प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले ही। ऐसी वहां पर चीज थी। इन लड़कियों के माता पिता भी इनको घर से बाहर निकाल देते। अब क्योंकि इनके पास कोई जाने आने के लिए जगह नहीं थी, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए मजबूरन इनको कोई शेल्टर ढूंढना पड़ता जहां पर ये अपने बच्चे को जन्म दे सके, उसकी देखरेख कर सके। एंड तब ये सामने आया आइडियल मैटरनिटी होम। इन्होंने अपने उस पहले होम केयर का नाम बदलकर, जो नीचे लिखा होता ना वेयर द सिक गेट वेल, उसको सारा हटा दिया एंड यहाँ लिखा बड़ा बड़ा आइडियल मैटरनिटी होम। एंड सबसे पहले इन लोगों ने अपनी अखबार के अंदर एड निकलवा दी जिसके अंदर इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा कि आपको कोई जज नहीं करेगा, अगर आप हमारे पास आएंगे तो आपकी प्राइवेसी को पूरे तरीके से मेंटेन रखा जाएगा, आपकी पूरी देखरेख अच्छे से की जाएगी, आप हमारे पास आइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप बस सोच कर देखिए, एक लड़की जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो अपने घर पर नहीं बता सकती, उसका बॉयफ्रेंड शायद उसका साथ नहीं दे रहा, या फिर अगर दे भी रहा है तो कोई उनको जगह नहीं मिल रही जहां वो डिलीवरी करवा सके। अबॉर्शन वो करवा नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ तो इलीगल है। इसीलिए इन लड़कियों को मजबूरन अब यही एकमात्र जगह दिख रही थी, आइडियल मैटरनिटी होम, जहां पर वो जाकर सेफली बच्चे को डिलीवर करवा सकती थी। सुनने में कितना सही लग रहा है ना कि ये दोनों कितनी सेवा कर रहे हैं, नए जन्मे बच्चों की, उनकी देखरेख करेंगे, उनकी माताओं की देखरेख करेंगे। सुनने में कितना सा परफेक्ट सा लग रहा है। इनफैक्ट इन लोगों ने तो जो भी यहाँ इनके पास आती लड़की, उनको ना सिर्फ डिलीवरी की सर्विस दे रहे थे, बल्कि वो तो ये तक कह रहे थे कि हम आपके बच्चे को अडॉप्शन सर्विस भी देंगे, आपके बच्चे को किसी अच्छी फैमिली में गोद दिलवा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब कुछ बहुत परफेक्ट सा लग रहा था। एंड इसके बाद बात आती थी सारी पेमेंट की। अब इनका बहुत ही बढ़िया पैकेज इन लोगों ने बना रखे थे। सबसे पहला तो पैकेज था डिलीवरी का रेट इन लोगों ने रखा $500। आज के हिसाब से देखें तो 45 से 50 हजार रुपए के आसपास। अब आप कहेंगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो यहाँ भी लगता है, बट मैं बात कर रहा हूँ 1930-35 के आसपास की। $500 उस टाइम पर 35 से 40 हजार। एंड वो भी वो लड़कियां जो उस टाइम पर बहुत छोटी थी, टीनेज थी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, अर्निंग सोर्स कोई नहीं था। एंड इनफैक्ट ये वो टाइम था जिस टाइम पर अमेरिका में लोग मुश्किल से $8 पर वीक, इमेजिन करके देखेगा, पूरा हफ्ता काम करेंगे लोग सुबह से लेकर शाम तक, तो उनको $8 मिलेंगे। बट यहाँ उनको सिर्फ डिलीवरी करवाने के लिए $500 देने पड़ रहे थे, वो भी डिलीवरी से पहले। जैसे ही एडमिशन हो जाएगा उसी टाइम पर आपको $500 देने हैं। एंड उसके बाद आपका लेबर पेन वगैरह वो शुरू करेंगे एंड बेबी को डिलीवर करेंगे। चलो सुनने में ये भी सही लग रहा है, वो इनकी पॉलिसी है, पैसे स्टार्टिंग में ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्हीं पैसों से शुरू होता था इस मैटरनिटी केयर के अंदर चलने वाला एक घिनौना काम, क्योंकि अब लड़कियों को पहले बताया नहीं जाता था कि इतना पैसा लगेगा। वो यहाँ पहुंच जाती थी एंड एडमिशन होते ही उनसे पैसा लिया जाता था। अब उनके पास कहीं और जाने के लिए जगह भी नहीं, अब पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। इसलिए लैला और विलियम हर माता से जो पैसे नहीं दे रही, हर उस लड़की से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते कि ये लड़की अब हमारे पास काम करेगी जब तक हमारा ये पूरा हिसाब क्लियर ना कर दे। इनफैक्ट ये उसके बॉयफ्रेंड को भी ब्लैकमेल करते कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ये सारी बात पूरे देश में बता देंगे। और दूसरा, ये लड़की की फैमिलीज वालों को भी बहुत ज़्यादा लेटर्स वगैरह लिखते कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, इसने हमारा पैसा नहीं दिया, ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। किसी के साथ भी अगर ये खुंदक बना ले कि ये हमारे पैसे नहीं दे रही और ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, तो ये उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। और दूसरा, जो लड़कियां ये मान जाती कि हाँ वो यहाँ पर काम कर लेंगे अपना सारा हिसाब चुकाने के लिए, तो उनको कितना काम करना पड़ता होगा, इमेजिन करके देखिए। सबसे पहले तो उनकी ड्यूटी 24 घंटे की, सोना उसी ड्यूटी के बीच में है। अगर बीच में कोई काम पड़ गया तो उसको अपनी नींद से उठना पड़ेगा। और कितने टाइम के लिए होगी ड्यूटी? तकरीबन 10 सालों तक मिनिमम थे, तो इससे ज़्यादा भी हो सकते थे। आप कहेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, $8 तो मिलते होंगे ना? नहीं, $500 के ऊपर उनको हर हफ्ते ब्याज भी देना था, तकरीबन $5 के आसपास का। इमेजिन करके देखिए, हर हफ्ते वो $8 कमा रही हैं, जिसमें से $5 तो वो ब्याज दे रही हैं। $3 उनके हर हफ्ते कट रहे थे। एंड उसके बाद उनका खाना पीना अलग से वहां खरीदना पड़ता इन्हीं से। विलियम और लैला से वो खाना पीना खरीद कर खाती, सब कुछ तो इन्हीं के पास जा रहा था। 10 साल मिनिमम कोई लड़की यहाँ पर काम करती, तब जाकर उसका कहीं हिसाब पूरा होता। अब ये तो वो सारी चीजें थी जो उस लड़की के लिए जरूरी थी। अब उस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसको भी तो पालना था। इमेजिन करके देखिए, ये रेट तो आज भी नहीं है, बट उस टाइम पर 1930-35 में विलियम और लैला बच्चे के एक डायपर देने के लिए, क्योंकि उन लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं था, वो बाहर से कहीं अपने लिए सामान खरीद कर नहीं ला सकती थी, उनके पास पैसा भी नहीं था,
सो इसीलिए ये विलियम और लैला बच्चे के एक डायपर के लिए $12 उस टाइम के चार्ज करते। आज के हिसाब से 1200 रुपये एक डायपर के लिए सिर्फ, और वो एक रात में पूरा डायपर भर भी जाता बच्चे का। इसीलिए इमेजिन करके देखिए उस टाइम पर मजबूरन उन बच्चों की माँओं को अपने बच्चों के डायपर्स को जैसे सुबह निकालती वो फाड़ती नहीं, उसको बहुत ही धीरे से निकालती ताकि वो डायपर फट ना जाए, और उसको निचोड़ कर अंदर से सारा जो भी बाथरूम वगैरह था, पोटी वगैरह थी बच्ची की, वो सारी निचोड़ कर उसी डायपर को धोकर अगेन बच्चों को पहनाती ताकि इस डायपर को रीयूज़ किया जा सके। इसके अलावा बच्चों के लिए आने वाला फार्मूला मिल्क, जो माँ उस टाइम पर खुद से अपना दूध नहीं पिला पा रही, उनको मजबूरन फार्मूला मिल्क पिलाना पड़ता। एंड इन बच्चों का फार्मूला मिल्क उस टाइम पर ये लैला और विलियम $200 का एक डब्बा, इमेजिन करके देखिएगा 20,000 रुपये। आज भी यहाँ पर ये 400-500 रुपये का डब्बा मिलता है, बट उस टाइम पर वो 20,000 रुपये का डब्बा दे रहे थे बच्चों को पिलाने के लिए, और मजबूरन माओं को वो दिन में सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही उनको पिलाते, वो बाकी कोशिश करते पानी के ऊपर कैसे ही बच्चों को जिंदा रख सके। इमेजिन करके देखिएगा किस किस हाल में यहाँ पर बच्चे बड़े हो रहे थे। बट अभी तो जस्ट मैंने आपको शुरुआत करी है। यहाँ पर जन्म लेने वाले नर्क की ऐसे माहौल में रहते रहते माएँ, स्पेशली वो छोटी छोटी लड़कियाँ जो माँ बनी थी नई नई, ये सभी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। एंड विलियम और लैला इन दोनों ने देख लिया कि माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हैं एंड ये कभी भी उनके खिलाफ जा सकती हैं। इसलिए उन्होंने इन सभी माओं को ईज करने के लिए, इमेजिन करके देखिए क्या कहा, कि हम तुम्हारे बच्चों को अडॉप्ट करवा देते हैं किसी बढ़िया फैमिली के अंदर, एंड वहाँ जाकर वो अच्छे से रहेंगे, तुम्हें भी उनका खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक छोटा सा खर्चा करना है, $300 की एक फ़ीस देनी है हर बच्चे की। हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया फैमिली ढूंढेंगे, उस बच्चे को उस फैमिली के हाथों अडॉप्ट करवा देंगे, जिसके बाद तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं रहेगा बच्चे का। वरना अगर तुम इसको पास रखोगी तो तुम्हारा खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। अब वो छोटी छोटी लड़कियां जो माँ बनी थी, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो ऐसे खुले में समाज के अंदर इस बच्चे को लेकर नहीं घूम सकती, अपने घर नहीं जा सकती, इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। एट द एंड उनके पास यही मौका था कम से कम बच्चे को तो अच्छी जिंदगी दिलवाने का। एंड जैसे विलियम और लैला ने बच्चों को बेचना शुरू किया, इसके बाद तो इनको लत सी पड़ गई, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट था। एट द एंड इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था, किसी की सेवा से कोई मतलब नहीं, इनको चाहिए था पैसा। इन्होंने नोटिस कर लिया कि बच्चों की खरीदारी और बेचने में उनको ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है, इसलिए उन्होंने आसपास के अखबारों के अंदर ये ऐड छपवा दी कि हम बच्चों को गोद लेते हैं एंड अच्छी फैमिली के हाथों उनको अडॉप्ट करवाते हैं। इमेजिन करके देखिए, दूर दूर से माएँ बच्चे यहाँ पर लाने लगी ताकि वो उनको अच्छी फैमिली के हाथों अडॉप्ट करवा सके। एंड ये सभी, विलियम और लैला सभी माओं का बहुत अच्छे से वेलकम करते, क्योंकि इनके लिए ये सबसे ईजी प्रोसेस था, क्योंकि इसमें एक तो कोई रिस्क नहीं है कि माँ मर जाएगी या फिर उसकी डिलीवरी करवानी पड़ेगी, यहाँ दिक्कत होगी, गंद खाना बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिंपली बच्चों को लाओ एंड दूसरे हाथों से बड़ी फैमिलीज को बच्चों को अडॉप्ट करवा दो। बढ़िया, दोनों साइड से पैसा ले रहे हैं, इस साइड से माँ से जहां से वो अडॉप्ट करवाना चाह रही है, एंड दूसरी साइड उस फैमिली से जो वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। दोनों साइड से बढ़िया मोटा पैसा कमाते। बट अपनी इसी घर को बच्चों की मार्केट बनाने के बाद उनको समझ आया कि कुछ एक बच्चे तो हैं जो ईजिली निकल जाते हैं। जब बड़ी बड़ी फैमिलीज आती हैं, सुंदर सुंदर बच्चों को उठाकर वहां से ले जाती हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे हैं जो बहुत लंबे टाइम से इनके घर में ही अटके हुए हैं एंड वो आगे कोई अडॉप्ट उनको करना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि या तो वो बीमार हैं, या फिर उनका वेट बहुत ज़्यादा कम है, या फिर उनका रंग डार्क है, या फिर वो मिक्स्ड हैं, मतलब कि वाइट और ब्लैक के मिक्स हैं, जिसका मतलब साफ था कि वो बच्चे यहाँ से कभी बाहर निकलेंगे या नहीं, इनका भी कोई आइडिया नहीं है, कोई उनको गोद लेगा भी या नहीं। सो इस पॉइंट पर आपको क्या लग रहा है उन्होंने क्या किया होगा? ऐसे बच्चों के लिए जो आगे जिनको कोई अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा था, इन बच्चों के लिए एक अलग से कमरा खोला गया इसी घर के अंदर एंड उन सभी बच्चों को इसी कमरों के अंदर रखने लगे। इमेजिन करके देखिए, उन बच्चों की कोई देख रेख नहीं की जाती, सिर्फ उस कमरे के अंदर वो बच्चे 10-15 बच्चे स्टार्टिंग में थे। इनको इस चीज़ से आइडिया मिल गया, स्टार्टिंग में 15 बच्चों के आसपास उस कमरे के अंदर उन्होंने रखे एंड तकरीबन 10 से 12 दिनों तक इन सभी बच्चों को, ये सारे बच्चे बड़े हो चुके थे, तकरीबन 1.5-2 सालों के, 3 सालों के, इनके ऊपर कोई भी देखरेख करने वाला नहीं। जो भी माएँ थी अंदर, वो कोई भी देखरेख नहीं करती थी इनकी। ये बच्चे सारे अपने हाल के ऊपर थे। इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए पूरा पूरा दिन पानी दिया जाता, ना दूध ना खाना। 1.5 से 2 साल 3 साल के बच्चे, उनको पूरी भूख लगती है, उनका शरीर ग्रोथ कर रहा होता है, ज़्यादा भूख लगती है, बट इनको सिर्फ पानी दिया जा रहा था, क्योंकि ये लैला और विलियम चाह रहे थे कि ये बच्चे जल्दी से जल्दी मर जाएं, इस घर में भीड़ को कम करें ताकि और नए बच्चों को वो यहाँ ला सकें, उनको बेच सके आगे। ये बच्चे यहाँ पर भीड़ कर रहे हैं एंड धीरे धीरे इवेंचुअली वो बच्चे
6 से 7 दिनों तक पानी पीने के बाद मरने लगे धीरे धीरे। इमेजिन करके देखिए, 15 बच्चों में से 5 बच्चे एक साथ एक ही दिन 7वें दिन मरे। एंड उसके बाद तो एक के बाद एक बच्चे मरते रहे। एंड उन बच्चों को जो मर चुके हैं उनको बाहर नहीं निकाला गया, अंदर ही पड़े पड़े उनकी बॉडीज सड़ रही थी। एंड तब इस विलियम और लायला ने इमेजिन करके देखिए क्या किया। इनका कोई अंतिम संस्कार नहीं करवाया, नहीं, अपने घर के पीछे जो इनका बैकयार्ड था उसके अंदर उन्होंने गड्ढे खुदवाए एंड स्पेशली उस टाइम पर बटर बॉक्स मंगवाए गए। अब आप कहेंगे बटर बॉक्स क्या है विकी? आज जो दूध की क्रेटें आती हैं जो सुबह सुबह दुकानों के बाहर ये टम्पू वाले रखे जाते हैं, उस टाइम पर लकड़ी की क्रेट्स आती थी जिसके अंदर जैसे आम और सेब आते हैं ना, आज हमारे मंडियों में लकड़ी की क्रेट होती है, ऊपर से कील ठोक कर बंद की हो जाती है। वैसे पहले दूध आया करता था, इन्हीं छोटी छोटी लकड़ी की क्रेटों के अंदर दूध आया करता था एंड उसके ऊपर लिखा होता था बटर बॉक्स एंड उस लकड़ी के डब्बे के ऊपर लिखा होता था बटर बॉक्स। एंड इस लायला का आइडिया था कि हम ग्रोसरी स्टोर से जाकर ये बटर बॉक्स की क्रेट्स लेकर आएं ताकि इन बच्चों को, मरे हुए बच्चों को इस क्रेट के अंदर, लकड़ी वाली क्रेट के अंदर पैक करके सीधा ही गड्ढे के अंदर दफना दें। इवेंचुअली जो लकड़ी की क्रेट दूध या घी के प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई थी, बाद में वो किसी बच्चे का ताबूत बन रही थी। एंड बहुत सारी क्रेट्स अब यहाँ पर आई, जो बच्चे मर चुके थे उनको सीधा इन बटर बॉक्स वाले डब्बों के अंदर पैक किया गया, ऊपर से कील ठोकी गई एंड सीधा डब्बे ले जाकर इन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में दबा दिए। इसीलिए इस केस का नाम द बटर बॉक्स बेबीज पड़ा। बट इसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि बटर बॉक्स के अंदर बच्चों को दफनाना ये तो बहुत खर्चीला काम है, क्योंकि ये जो लकड़ी के डब्बे मंगवाने पड़ते हैं इसके पैसे हम ही दे रहे हैं और तो कोई दे नहीं रहा। इसलिए इन्होंने आगे आने वाले टाइम में उन बटर बॉक्स का खर्चा निकालने के लिए कुछ बच्चों की डेड बॉडीज, सोच कर देखिए आप, वहाँ लोकल फिशरमैन मछुआरों को दे दी। एंड उन मछुआरों ने उन बच्चों की बॉडीज को काट काट कर मछलियों के लिए छोटा छोटा चारा बनाया। एंड इसमें भी काफी सारे बच्चों की डेड बॉडीज का ये हाल किया जा चुका था। दूसरा, जो माएँ इस घर के अंदर रह रही थी एंड जो नई माएँ आकर यहाँ पर भर्ती हो रही थी एंड जिनको बच्चा होने वाला था, सो यहाँ पर यहाँ मेन डिलीवरी करने वाली लायला ही थी, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं थी उसके पास, बस उसको डिलीवरी करनी आती थी। बट जब बीच में केस बिगड़ जाता, जैसे कि बच्चे का शरीर अंदर घूम जाना या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो अंदर ही उसमें उलझ जाना, तो ऐसे केस के टाइम पर इमेजिन करके देखिए, एक महिला ने बताया कि जब उसकी डिलीवरी ये लायला कर रही थी तब अम्बिलिकल कॉर्ड मेरे बच्चे के पैरों में उलझ गई एंड उसका शरीर पूरा घूम गया, पैर नीचे की तरफ हो गए, सिर ऊपर की तरफ हो गया। इस मोमेंट पर जब मैं जोर लगा रही थी एंड बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, तो लायला ये अपने सारे औजार वगैरह छोड़कर नीचे साइड में बैठ गई एंड भगवान का नाम लेने लगी। एंड इसकी आवाज सुनकर विलियम भाग कर आया एंड उसने आकर मेरी डिलीवरी करी। पहले पैर बाहर निकाले, उसमें ही बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उलझी हुई थी, उलझी हुई अम्बिलिकल कॉर्ड से ही बच्चे को डिलीवर किया गया। एंड आप सबको पता है कि ऐसे उलझी हुई अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ बच्चे को डिलीवर करना अपने आप में एक बहुत ही दर्द भरा और बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस है। एंड दूसरा, इनके पास तो दवाइयाँ भी नहीं है कि मान लीजिए बच्चे को ऐसे डिलीवर कर भी दिया तो माँ को और बच्चे को दवाइयाँ देकर उनका दर्द ठीक किया जा सके, उनको नॉर्मल किया जा सके और इन्फेक्शन जो अभी होने वाला था उसको रोका जा सके। जैसे उस महिला ने बच्चे को जन्म दिया, उससे अम्बिलिकल कॉर्ड काट कर वो बच्चा वो अपने साथ दूसरे रूम में ले गई। एंड इस कमरे में जो डिलीवरी जहाँ हुई थी उसी कमरे में माँ की, जिसकी डिलीवरी हुई थी, वो माँ उसी के अंदर लेटी रही एंड तकरीबन 1 हफ्ते तक वहाँ उस बच्चे की माँ को लेटा कर रखा, उसी का ध्यान रख रही थी लायला। एंड सडनली 8वें दिन आकर लायला ने उस माँ को बोला कि आई एम सो सॉरी, हम तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे बट उसको फिर भी बचा नहीं पाए। एंड जैसे ये बात उस माँ ने सुनी, वो बोली कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ था, बेशक तुमने उसकी कैसी भी डिलीवरी करी हो लेकिन वो ठीक ठाक बाहर निकला था, देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसको कोई बीमारी है। बट लायला ने कहा कि नहीं, वो इन्फेक्शन का शिकार हो चुका था एंड हमारे पास कोई दवाई नहीं थी एंड एट द एंड तुम्हारा बच्चा मर गया। ये बात बोलकर लायला उस कमरे से जा चुकी थी एंड वो माँ अंदर ही अंदर घुट रही थी, ये सोच सोचकर उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। बट 2 दिनों बाद जैसे वो अपने बेड से उठी, अब उसका जो जख्म था डिलीवरी वाला वो थोड़ा भर चुका था। 2 दिनों बाद उठकर उसने इधर उधर घूमना शुरू किया एंड वो और अपनी जैसी माँओं के साथ मिली जिनकी डिलीवरी हो चुकी थी या होने वाली थी, उनसे जाकर मिली। एंड उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत ही अमीर फैमिली
हमारे मैटरनिटी क्लिनिक के अंदर आई थी, इस क्लिनिक में आई थी एंड उनको एक लड़का चाहिए था अडॉप्ट करने के लिए। एंड हमने तो सुना है कि तुम्हारा लड़का ही उनको दिया गया है, क्योंकि पूरे क्लिनिक के अंदर कोई और लड़का था ही नहीं, लड़कियां अंददर भरी हुई थी, वो लड़का मांग रहे थे। एंड मेरी ख्याल से तुम्हारा लड़का जो तुमने जन्म दिया था वही बच्चा उन्होंने आगे अडॉप्ट करवा दिया उस बहुत अमीर परिवार के हाथ। जैसे ये बात उस माँ ने सुनी, उसका दिल दहल गया ये बात सोचकर कि उसके बच्चे को उसने देखने तक नहीं दिया, उससे एक बार भी पूछा नहीं कि इस बच्चे का क्या करना है, उनको अडॉप्ट करना है या तुम रखोगी। एक बार भी उससे उसके बच्चे के बारे में नहीं पूछा गया। एंड बदकिस्मती से आगे उस महिला ने दोबारा अपने बच्चे को कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि एक तो वो यहाँ पर बिना किसी प्रूफ के अपनी एक डिलीवरी करवा रही थी, यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होने वाला था। एंड अगर यहाँ कुछ भी दिक्कत होती है तो वो बाहर कहीं जाकर गा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर वो आई ही इसलिए थी ताकि बाहर की दुनिया को उसके बच्चे के बारे में पता ना चले। विलियम और लाइला दोनों ने एक नई एड न्यूज़पेपर के अंदर निकलवाई कि हेल्दी बेबीज अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, स्किन टोन बहुत अच्छा है एंड बहुत ही एक्टिव बेबीज हैं। ऐसा लिखकर उन्होंने एक ऐड निकलवाई। एंड इसके बाद पूरी अमेरिका से कपल्स आने लगे, इस क्लिनिक में लेटर्स आने लगे जिसमें कपल्स इंक्वायरी कर रहे थे कि कितना पैसा लोगे, कितना पैसा लोगे, बच्चे कैसे हैं, उनकी कोई फोटोज वगैरह दिखाओ। एंड तब इन लाइला और विलियम को समझ आया कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड इनको पैसे भी बढ़ा देने चाहिए। इसके बाद इन्होंने हर बच्चे का प्राइस $3000 मिनिमम रखा, उससे ऊपर ही अब उनका प्राइस होने वाला था $3000 आज के टाइम पे तकरीबन 3 लाख रुपए। 1930-35 में आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा होंगे वो। इन्होंने कितने बच्चे बेचे इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि सिर्फ 10 सालों के अंतराल में इन दोनों ने सिर्फ अडॉप्शन से बच्चा गोद लेना या गोद देना, यही सब करके इन्होंने 10 साल के अंदर $3.5 मिलियन यानी कि $35 लाख कमा लिए। एंड ये भी वो बच्चे थे जो हेल्दी थे, सिर्फ जिनको गोद दिया गया था या फिर उनको लिया गया था। इनके नीचे वाले लेवल के जो बच्चे थे उनको तो इसी क्लिनिक के अंदर मार कर या तो दफना दिया गया या फिर आगे बेच दिया गया, उनकी डेड बॉडीज को भी। दूसरा, उस टाइम पर अमेरिका के अंदर ये रूल था कि अगर आप किसी को अपना बच्चा गोद दे रहे हो तो उससे पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करना एंड उसका प्रूफ ऑफ इनकम कि वो बच्चे को अच्छे से पाल सकते हैं या नहीं, ये चेक करना जरूरी है। बट विलियम और लाइला ने ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया। वो तो बस उन लोगों को बच्चा देने के लिए तैयार थे जो उनके काउंटर पर कैश लेकर खड़े थे कि हाँ भाई हाँ, आपके पास कैश है, ये आपके लिए परफेक्ट एकदम हेल्दी हष्ट पुष्ट ब्रांड न्यू बच्चा रहा, आप इसको लेकर जाइए, पालिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड चेक हमें नहीं लेना, आप इसको खिला पाएंगे, अच्छे से पिला पाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें पैसा दीजिए, बच्चा आपके पास। एंड तब टाइम आया 1944 का। एंड इस 44 में लाइला और विलियम का लालच और ज्यादा बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि अब जो भी बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए फैमिलीज आ रही थी, इनके पास और बच्चे नहीं थे, लेकिन इनके पास माएँ थी जो अपना बच्चा यहाँ सीक्रेटली डिलीवर करवाने के लिए आ रही थी। ये डायरेक्ट उन फैमिलीज को, जो भी माँ बाप आते हैं यहाँ पर बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, चुपके से उनको पूरे हॉस्पिटल में अंदर घुमाते एंड इशारा करने के लिए बोलते कि हाँ, आपको बताइए कौन सी माँ पसंद है, जैसे उनका बच्चा डिलीवर होगा हम उससे लेकर आपको दे देंगे तुरंत। उससे उसका कंसेंट लिए बिना, उसको पता भी नहीं होता कि ये जो अजीब से लोग घूम रहे हैं, माता पिता घूम रहे हैं, ये उनके बच्चों को गोद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनको कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। एंड 1945 का अब टाइम आ चुका था। 1945 के शुरुआत में एक महिला यहाँ पर बच्चा अडॉप्ट करने के लिए यहाँ आई थी एंड उसको अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब लगा एंड वो तुरंत भागकर पास ही के एक न्यूज़पेपर के पास गई एंड वहाँ पर अपना इंटरव्यू दिया कि उसने अंदर क्या क्या कुछ देखा। सबसे पहले तो उसका एक्सपीरियंस था बच्चों की नर्सिंग केयर वाले रूम का, जो सबसे ज़्यादा भयंकर था। उसके अंदर इतनी जगह सुसु और पोटी पड़ी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे जो या तो अडॉप्ट कोई कर नहीं पा रहा था या फिर उनको वो अडॉप्ट होने नहीं दे रहे थे, या फिर वो उनके थे जो अंदर ही माएँ थी, उनके बच्चों के लिए स्पेशल जो कमरा बना रखा था। उस कमरे के अंदर इतनी जगह सुसु और पोटी पड़ी हुई थी, बच्चे उसी के अंदर खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे छप 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 बच्चे पोटी को ऐसे उठा कर एक दूसरे को मार रहे हैं, वही पोटी वाले हाथ अपने मुंह में लगा रहे हैं, बार बार उस पोटी को ही खा रहे हैं। ऐसा हाल देखकर वो महिला बहुत ज़्यादा घबरा गई एंड वो तुरंत भागकर उस न्यूज़पेपर वाले के पास गई, अंदर का सारा हाल बताया। 1945 का मिड आ चुका था। 1945 का ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था एंड बहुत सारे जूइश लोग यूरोप से निकलकर अपनी जान बचाकर अमेरिका में भागे थे, वहां पर उन्होंने शरण ली थी। एंड यहाँ पहुंचते ही सबसे पहला काम मौके का फायदा उठाना इन विलियम और लैला से सीखे कोई, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ जो लोग भाग कर आएंगे उनको भी बच्चे पैदा करने का कहीं टाइम होगा, क्यों ना उनको ब्रांड न्यू जूइश बच्चे खुद से दिए जाएं। सो इसने जो भी उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था बच्चों का, जो आगे नहीं बिक रहे थे,
उन बच्चों के सिर के ऊपर टैग लगाया कि ये एक जूइश बच्चा है। एंड यकीन मानिए, जैसे उनके ऊपर वो जूइश बच्चे वाला टैग लगा, सारे बच्चे एक के बाद एक बिक गए। 10-10 हजार US डॉलर्स तक उस टाइम पर इन्होंने एक बच्चे के नाम पर कमाए, सिर्फ उनको जूइश बच्चा बताकर। एंड ये बात विलियम और लायला को पता चल गई कि वो महिला यहाँ से भागकर न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देने के लिए गई है, कि वो यहाँ का हाल जाकर बताएगी। इसीलिए विलियम और लायला ने उनसे बड़े पॉलिटिशियंस को अप्रोच करना शुरू कर दिया। उनको बच्चे ऑफर किए कि आप हमसे बच्चा गोद लीजिए, और उनको बच्चा गोद देते हुए वो फोटोज क्लिक कर लेते उनके साथ। देखो, हमने बड़े पॉलिटिशियन को बच्चा गोद में दिया है एंड ये हमारा ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। मतलब कि उनकी फोटोज क्लिक करके वो अपना जो ब्रोशर हर साल वो निकालते, उस ब्रोशर के अंदर लगाते कि देखो अब की बार हमने इतने बड़े बड़े लोगों को बच्चे दिए थे गोद में, हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है लोगों के साथ। एंड जब वो लोग फोटोज देखते तो उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता। बट फिर भी अफवाहें उड़ चुकी थी अब तक इस आइडियल मैटरनिटी केयर के बारे में, कि यहाँ बच्चों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनका ठीक ढंग से ख्याल नहीं रखा जाता। इसलिए चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने अपना एक इंस्पेक्टर इस मैटरनिटी केयर के अंदर भेजा जाकर देखने के लिए। एंड जब वो वहाँ पर पहुँचा तो अंदर का हाल बहुत ज़्यादा बुरा था। जो स्पेशली बच्चों के लिए कमरे होने वाले थे, उन कमरों के अंदर जगह जगह सुसु पोटी पड़े थे, बच्चे उन्हीं के अंदर लिपटे हुए हैं। डाइपर, जो एक ही डाइपर उन्होंने कई कई दिनों से पहना हुआ है, वो डाइपर से पोटी ऐसे बाहर निकल रही है, बच्चे उसी के अंदर खेल रहे हैं, खा रहे हैं। उनको कोई भी मतलब नहीं है, जो इनके रखवाले हैं उनको कोई लेना देना नहीं, बस बच्चों को बेचने से मतलब है। एंड इनफैक्ट जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं, आधे से भी कम उनका वेट रह चुका है। ये तो मर भी सकते हैं कभी भी, इनका कोई भरोसा नहीं अभी इस टाइम पर। सो इसलिए उस इंस्पेक्टर ने जाकर अपनी रिपोर्ट में क्लियरली लिखा कि यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड इसके बाद ही पूरे नोवा स्कोशिया के अंदर एक नया कानून बनाया गया स्पेशली मैटरनिटी केयर के लिए, कि अगर आपको अपना मैटरनिटी केयर चलाना है तो इसके अंदर आपको स्पेशली कुछ लॉज हैं जो फॉलो करने होंगे। बट उन लॉज को अगर फॉलो करती लायला और विलियम तो इनका मैटरनिटी केयर शाम को ही बंद हो जाता। इसलिए उनका वो बंद हो भी गया। एंड इसके बदले लायला बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई कि उसको बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा है, उसके काम धंधे के ऊपर ऐसे लात मार देना, हम कहाँ जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं एंड ऑल दैट। वो सारे अपना रोना धोना लेकर न्यूज़पेपर वालों के पास पहुंच गई। एंड अपना दुखड़ा रो रो कर इसने लोगों से डोनेशन मांगने शुरू कर दिए कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों की सेवा करती रहूंगी, घर घर जाकर उनका ख्याल रखूंगी एंड ऑल दैट। ये सब कुछ वो बोल रही थी एंड लोग इसके पीछे इतने पागल की भर भर कर इसको डोनेशन भी दे रहे थे। बट अक्टूबर 1945 में लायला और विलियम दोनों के ऊपर एक केस डाला गया कि इन्होंने लापरवाही बरती है मैटरनिटी होम केयर चलाने में। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इनको सालों की सजा हुई होगी? नहीं। क्या कोई बहुत बड़ा जुर्माना लगा? नहीं। इनको लगा उस टाइम पर सिर्फ $125 का जुर्माना, आज के हिसाब से तकरीबन 12,500 के आसपास इतना ही जुर्माना लगा। इन्होंने करोड़ों छापे थे उस टाइम पर, बट जुर्माना सिर्फ 12,500 रुपए का, $125 का, और इन्होंने खुशी खुशी वो दे दिया। एंड ये अपने सारे किए हुए कांडों से आज़ाद भी हो चुके थे। एंड इस जुर्माने को भरने के बाद विलियम और लायला दोनों ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, कंगाल हो चुके थे। इतना भारी जुर्माना भरने के बाद ये इन दोनों ने कंगाल घोषित कर दिया। इनका मैटरनिटी केयर वो पहले ही बंद किया जा चुका था। एंड अब 1962 का टाइम आते आते विलियम की मौत हो चुकी थी कैंसर की वजह से। एंड 1967 का टाइम आते आते इस लायला की भी मौत हो चुकी थी, क्योंकि इसको ल्यूकीमिया बीमारी ने घेर लिया था। अब आप कहेंगे कि मर गए, अब तो ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन नहीं। असली हॉरर तो इनके मरने के बाद ही सामने आया, जब लोगों ने जाकर इस पूरे बंगले को संभाला, जिस बंगले में इन्होंने मैटरनिटी केयर खोला हुआ था, इस बंगले को संभाला। वैसे तो इसको रेनोवेशन के लिए सरकार ने संभाला था, बट जब इसके पीछे बैकयार्ड की खुदाई की गई तब असल में वो हॉरर बाहर निकल कर आया। बटर बॉक्स बाहर निकल कर आए जिनके अंदर बच्चों को दबा दबा कर रखा गया था। एंड टोटल इमेजिन करके देखिएगा, 124 बॉक्सेस थे जिनके अंदर बच्चों को ऐसे पैक करके दबाया गया था ज़मीन के अंदर। इमेजिन करके देखिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उन बच्चों के ऊपर जिनको पहले ऐसे भूखा रखा गया कई दिनों तक, 1 से 1.5 हफ्ते तक भूखा रखने के बाद जब उनकी मौत हो गई तो उनको इन बटर बॉक्स के अंदर पैक करके दबा दिया गया घर के पीछे ही। एंड इसीलिए इस केस का नाम पड़ा द बटर बॉक्स बेबीज़,
बट दिक्कत यहाँ ये थी कि जिन्होंने काम किया था वो अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उनको सज़ा भी नहीं हो पाई। एंड पर्सनली मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इनको जीते जी सज़ा क्यों नहीं मिली। सरकार ने इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी कैसे करी, इनके ऊपर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी वालों ने आकर यहाँ पर पहले अपने छापे क्यों नहीं मारे, आई डोंट नो। बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने सफ़र किया, सैकड़ों बच्चों ने सफ़र किया। आज भी इस मैटरनिटी केयर से रिलेटेड एक साइट चलती है जिसके अंदर जो बच्चे उस टाइम पर जिंदा बच गए थे, जिनको अनजाने में गोद दिया गया था, उनका डीएनए आज भी सरकार वहां की मांग रही है ताकि उनको असली अपने परिवार से मिलवाया जा सके कि यहाँ से उनका वंश चलता रहा था एंड इसमें इन्होंने गोद दे दिया तो उनका वंश बिगड़ गया एंड ऑल दैट। वो सारा परिवार का मेल मिलाप करवाने के लिए साइट चल रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बट आप मुझे बताइए कि क्या इससे बुरी चीज़ आपने कहीं और देखी है? क्या इससे बुरा कुछ और हो सकता है? आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई और केस मुझसे कवर करवाना हो तो उसके बारे में भी नीचे ज़रूर लिख सकते हैं। एंड अगर आपको बटर बॉक्स बेबीज़ की एक्चुअल फ़ोटोज़ देखनी है तो यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता, आप मेरे पास आकर इंस्टा पर देख सकते हैं। सिंपली मैसेज के अंदर डाल दीजिएगा बटर बॉक्स एंड मैं आपको फ़ोटोज़ भेज दूँगा। सच में वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, दिल दहला देने वाली है। बट अब उससे पहले आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल करिश्मा प्रियांशु का। हाय विकी, मैं कर्नाटका से आपका वीडियो देखती हूँ। आपका आवाज़ सुने बिना हमको नींद नहीं आता। आप इतना जल्दी स्टोरी कैसे सुना देते हो? आपका याददाश्त काफ़ी अच्छी है, फिर भी 2 दिन में स्टोरी कैसे कवर कर देते हो? करिश्मा, थैंक यू सो मच, आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं। एंड मैंने आपको बताया है कि 2 दिन में 3 दिन में स्टोरीज इसलिए आ पाती हैं क्योंकि एक साथ काफ़ी सारी स्टोरीज पर काम चल रहा होता है। 6 से 7 स्टोरीज पर एक साथ काम चल रहा होता है एंड जो पहले पूरी हो जाती है उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे आज ये बटर बॉक्स वाली पूरी हो गई, इसके अलावा और साथ में पैरेलल में ही काफ़ी सारी स्टोरीज के ऊपर काम चल रहा होता है। बटर बॉक्स वाली पूरी हो गई, मैंने आज इसका शूट करके कंप्लीट करके निपटा दिया एंड आज आपके सामने आ गई है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब दूसरा सवाल पलाश घोष का। हेलो विकी भाई, मैं 2020 से तुम्हारी वीडियोस देख रहा हूँ, बिग फैन भाई, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। भाई मेरा आज का Q&A भाई केव रेस्क्यू या फिर शिप इंसिडेंट वीडियोस डाला करो, बहुत अच्छा लगता है। भाई तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो, हर बार मैं मिस हो जाता हूँ। और एक बात, बंगाल में अभी बहुत शांति है। हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा पलाश घोष भाई। एंड दूसरा ये बात बहुत अच्छी है कि वेस्ट बंगाल में अब शांति है, शांति ही रहनी चाहिए पूरी दुनिया में, मैं तो यही चाहता हूँ। बट मेरे चाहने से क्या होता है, खाली जिसको जो करना है वो तो करेगा। एंड दूसरा आपने कहा कि शिप इंसिडेंट की वीडियोस या फिर केव रेस्क्यू की वीडियोस, हाँ मुझे बहुत पसंद है। एंड इनफैक्ट अभी जो मैंने कहा ना कि कुछ स्टोरी चल रही हो एंड उनमें से 2 तो केव ट्रेजेडी की ही स्टोरी हैं जो जल्दी आपके सामने आएंगी, बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं। सो अपना दिल पूरा घोट कर रखना क्योंकि इसका दम अब घुटने वाला है जब वो आप स्टोरीज देखेंगे तो। आज का हमारा तीसरा सवाल जस्ट मिशा का। हाय विकी, होप यू आर फाइन। Vicky, it's my second message to you. I have requested a popular Chinese actor case, Yu Manglong case. I have been waiting for this from very long. Please, it's request from you to go through the case and please share inside stories and facts. Please. थैंक यू सो मच मिशा। एंड मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हैं इस चाइनीज़ एक्टर के केस को कवर करने के लिए। मैंने अभी तक पर्सनली खुद से तो देखा नहीं है, बट हाँ आपके कहने पर मैं एक बार ज़रूर देखूँगा। अब आज देखूँगा, आज नहीं तो कल पक्का देख लूँगा, एक बार गो थ्रू करूँगा, अगर ढंग का लगा तो ज़रूर मैं इसको कवर करूँगा। आज का हमारा चौथा सवाल अवनी सिंह चेस का। हाय विकी भैया, the way you tell each case is amazing, interesting, detailed and never boring. Keep it up. Thank you so much. I have been watching your videos since many years. Big fan, love from Gujarat. My question, what do you think about corrupt Indian government when it comes to girls? It is bit supporting and biased toward girls, but when it comes to girl safety, they all get silence. What do you think about politics and government behind this issue? Thank you so much अवनी, आप मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड हाँ, कहीं ना कहीं देखो कानून में दिक्कत तो है। सबसे पहली दिक्कत तो ये है, बायस्ड तब बन जाता है कानून हमारा जब किसी मासूम लड़के के ऊपर, जिसने अपनी पत्नी के ऊपर कभी कोई टॉर्चर ना किया हो, लेकिन वो फिर भी पत्नी जाकर उसके ऊपर पहले जो 498A होती थी, DV एक्ट होता था, या फिर दहेज का केस लगवा देना। एंड उस वजह से बहुत सारे जो हस्बैंड हैं उन्होंने सुसाइड भी किया क्योंकि वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उस टाइम पर हमारा कानून लड़कियों की तरफ बायस्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। उस टाइम पर वो लड़कों की नहीं सुनता, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। कुछ ना कुछ तो सुधार होना चाहिए। गर्ल सेफ्टी के लिए भी अलग से कानून बनने चाहिए, वुमेन सेफ्टी के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। एंड ऑल्सो जो मेन सेफ्टी है
एक मैं तो कहता हूँ पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। उसमें भी लोग जो पीड़ित हैं, देखो हर जगह दिक्कत है, महिलाएं भी पीड़ित है पुरुषों से, पुरुष भी पीड़ित है महिलाएं से। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बट हाँ एक्सेप्शनल चीज़ें हर जगह होती हैं। सो अलग अलग सबको जो जहाँ दिक्कत है उनको वहाँ सही टाइम पर मदद मिलनी चाहिए पुलिस वालों की, बट ऐसा नहीं होता। दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं अकेले से सोचने से उससे क्या ही होगा, बट हाँ करना चाहिए सरकार को इसमें। आज का हमारा 5वां सवाल नहीं, एक कमेंट है फिज़ा ईमान का। प्लीज़ पिक मी, डोंट नो ये किस टाइप के पीपल हैं जिसको विकी भाई की डिटेल में स्टोरी सुनाने को प्रॉब्लम हो रही है, बट आई रियली लाइक इट विकी भाई, यू आर द बेस्ट एंड प्लीज़ यू डोंट स्टॉप डीपली एक्सप्लेन वीडियो। या ऑब्वियसली मुझे डीपली सुनाना पसंद है, मुझे खुद गहराई पसंद है। जब तक मैं उसमें ना फील कर लूँ खुद को, तब तक सुनाने में और सुनने में मज़ा नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड दूसरा, थैंक यू सो मच, आपको भी डिटेल सुनना पसंद है, सो इसलिए मैं डिटेल्ड ही कंटिन्यू रखूँगा हमेशा। आपको जब तक भी मैं हूँ यहाँ पर इस दुनिया में, जब तक भी मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं आप सभी के सामने डिटेल्ड इंसिडेंट स्टोरीज़ ही लेकर आऊँगा। ऐसे ऊपर ऊपर से मज़ा नहीं आता जब तक गहराई में ना जाऊँ मैं। बट ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ आकर मुझे फॉलो जरूर कर लें। वहाँ पर मैं स्टोरी से रिलेटेड केसेस की अपडेट वहाँ पर डालता हूँ, खुद की लाइफ से जुड़ा हुआ अपडेट्स भी आपको इंस्टा पर मिल जाएगा। एंड साथ में वहाँ इंस्टा पर मैं ऐसी स्टोरीज को रील्स फॉर्मेट में भी बताता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रणजीत को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।